हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, सीक्वेंस और सीरीज और एवरेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आज से हम मेंसुरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन के बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं मेंसुरेशन का क्या मीनिंग होता है। तो मेंसुरेशन में मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। मेंसुरेशन में कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हो और उनके पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, जैसे लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया। तो कुल मिला के मेंसुरेशन का अर्थ होता है कि इसमें हम परिमीटर मीन्स बाउंड्री ऑफ द फिगर और वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया निकालते हैं मेंसुरेशन में हम। तो मेंसुरेशन में हम क्या क्या निकालते हैं, वॉल्यूम किसी चीज़ का आयतन कितना है और सरफेस एरिया कितना है उसका और परिमीटर कितनी है, परिधि कितनी है उसकी, ये सब हम निकालते हैं मेंसुरेशन में। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो ना कि मेंसुरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या उसके फॉर्मूले देखने से पहले हमें पता होना चाहिए लाइंस क्या होती है, रेज क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइंस क्या होती है, लाइंस में हम दोनों साइड ना इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब कैसे, लाइंस को हम इस डायरेक्शन में भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली। मतलब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता लाइंस में। जबकि रेज में क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये हमारी रेज होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट मतलब लिमिटेड लाइन होती है एक लाइन सेगमेंट। क्या होता है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो लाइंस को हम दोनों डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में हो और चाहे इस डायरेक्शन में हो, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि रेज को हम एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो हम अपने अच्छे से समझ लिया लाइंस क्या होती है, रेज क्या होते हैं और लाइन सेगमेंट क्या होती है। अब हम देखते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट से बना कोई भी फिगर होता है ना, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। लाइन सेगमेंट से बना 2D फिगर। 2D फिगर क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशन होगी, या तो लेंथ और विड्थ होगी, या विड्थ और हाइट होगी, या हाइट और लेंथ होगी, यही सब कुछ हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। पॉलीगन क्यों, क्योंकि देखो ये क्या बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से है। AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट ही तो है। BC क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और ACB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो ये हमारा पॉलीगन हुआ। पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, जो किससे फॉर्म्ड हो, लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड हो। क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, आप रेक्टेंगल ले लो एक, ये भी क्या हुआ, हमारा पॉलीगन हुआ। क्यों, क्योंकि ये भी देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ ना, AB, BC, CD और AD, ये भी तो लाइन सेगमेंट से बना। और अगर इसके डायगोनल भी देखें तो ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट ही तो होंगे। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। इसके बाद एक चीज और हम देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनमें सारी की सारी साइड्स क्या हो, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या हो, सारे के सारे इक्वल्स हो। ऑल साइड और ऑल एंगल्स अगर इक्वल होंगे ना, तो वो पॉलीगन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से ही हमें पता चल रहा है सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल। क्यों, इक्वल का मतलब ही क्या होता है, इक्विलेटरल किससे बना है, इक्वल से। इट मीन सारी की साइड्स भी इक्वल है, इसलिए सारे के सारे एंगल भी क्या होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री, है ना। और ऐसे ही अगर हम स्क्वायर को लें तो स्क्वायर में भी क्या है, सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल, और सारे के सारे एंगल्स भी क्या है, 90 डिग्री। तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक रेगुलर पॉलीगन हुआ। तो रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग होता है कि सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। वही हमेशा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा।
अब हम ना जो क्वाड्रिलेटरल है एक और उसकी स्टडी करते हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, जो जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होगी वो क्या होगा, पॉलीगन में 4 साइड्स होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि क्वाड का मीनिंग ही 4 होता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जबकि रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, पर परपेंडिकुलर नहीं होते कभी भी रेक्टेंगल में। और रोम्बस में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करते हैं, बट इनमें क्या नहीं होता, डायगोनल्स दोनों इक्वल नहीं होते रोम्बस में। और जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल इसमें भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं पर इक्वल नहीं होते। और क्या होते हैं, 2 इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में। रोम्बस में भी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे। इसके बाद ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, जैसे ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और कोई भी एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है ना पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स का, सॉरी, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, ये और ये, ए बी और ए डी, इन दोनों के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, जो नॉन पैरेलल साइड्स होगी, क्योंकि पैरेलल तो ये दोनों है, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। काइट में क्या होता है, काइट में ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल हमेशा। और जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना बाइसेक्ट करता है, जो ये लॉन्गर डायगोनल है ना ये इसको हमेशा बाइसेक्ट करेगा, जो ये शॉर्टर डायगोनल है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो ना, आपको ऑलरेडी पता था, एक बार हमने फिर से रिवीजन ले लिया। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है और काइट क्या होता है। एक चीज हम और देख लेते हैं कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ये जैसे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो आइसोसेल्स ये साइड इसके क्या हुआ, पैरेलल है, तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में ये 2 साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये ए बी और सी डी, ए बी तो क्या है, सी डी के पैरेलल है, पैरेलल को हम इस सिंबल से शो करते हैं। और जबकि क्या है, ए डी क्या है, ए डी बी सी के क्या है, इक्वल है, तो ये हमेशा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा। क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, क्योंकि आइसो का मीनिंग ही क्या होता है, 2 चीजें एक जैसी होना, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। अब हम आगे देख लेते हैं, सारे के सारे जो पॉलीगन हमने किए हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर्स भी मान सकते हो आप पॉलीगन को, क्योंकि इनका वॉल्यूम तो होता नहीं 2 डायमेंशनल फिगर्स का। तो ट्राइंगल की क्या होती है, अगर सारी की सारी साइड डिफरेंट हो तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और परिमीटर क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर का क्या होगा, 4L, क्योंकि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, और एरिया क्या होगा, L स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ ये होती है, विड्थ ये होती है, और एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। पैरेललोग्राम में क्या होगा, 2 इंटू, पैरेललोग्राम में एरिया होगा बेस इंटू हाइट, और परिमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो क्या होती है रेक्टेंगल की होती है, वही फॉर्मूला पैरेललोग्राम में लगेगा। रोम्बस में क्या लगेगा, रोम्बस में भी क्या होगा, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसको भी आप 4L तो लिख ही सकते हो, परिमीटर में तो 4L ही होगा। जबकि एरिया क्या होगा इसका, रोम्बस का, यहाँ पर आप एरिया लिख लो रोम्बस का, इसमें A इज इक्वल टू एरिया का, रोम्बस का एरिया आप ये लिख लो, हाफ D1, इसको इरेज कर दो और इसको भी इरेज कर दो, हाफ D1 D2, जबकि D1 D2 क्या हो गए, डायगोनल हो गए इसका, रोम्बस का क्या हो गए, D1 D2 डायगोनल हो गए रोम्बस के। तो रोम्बस के अगर डायगोनल दिए हो तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, हाफ
D1 D2, ये होगा रोम्बस का एरिया, ठीक है। इसके बाद ट्रेपजॉइड, ट्रेपजॉइड का एरिया क्या, ट्रेपजॉइड की परिमीटर क्या होगी, सारी की सारी साइड्स अगर डिफरेंट हो, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एरिया क्या होगा हाफ, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम A प्लस बी, और पैरेलल साइड्स के जो बीच का गैप है वो हाफ A प्लस बी पैरेलल साइड्स का सम प्लस इंटू एच, ठीक है, ये होगा इसका। और इसके बाद हम सर्कल का देख लेते हैं, इसका तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर्कल का क्या होता है परिमीटर 2πr, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ये सर्कल होता है, और सर्कल की परिमीटर सभी को पता है 2πr, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब हम कुछ स्पेशल केस और देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि आप इसको एक बार फिर से प्रॉपर बना लो। हाँ, तो ये ए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसका एरिया क्या होता है √3/4 A²। इसके बाद जो हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होती है, तो इसको अगर मैं A मानूं और इसको भी A मानूं, और ये मेरी पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है B है, और ये क्या है H है, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला एरिया का, तो हाफ बेस क्या है B, हाइट क्या होगा, हाइट तो मेरे को दी नहीं, अगर दी ना हुई हो तो मैं कैसे निकालूंगी, A² माइनस, क्योंकि क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इसलिए आइसोसेल्स ट्राइंगल में ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक क्या होगी B/2, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो A² माइनस B²/4, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर क्या आ गया, H आ जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया होता है। और जो क्या कहते हैं, अगर सिंपल अगर हमें परपेंडिकुलर दिया और राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इसके बाद स्केलिन ट्राइंगल का वो अभी हम आगे देखेंगे, जो हम हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं स्केलिन ट्राइंगल में। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी पॉलीगन पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग एरिया के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया हुआ है कि हमें एक एडजेसेंट पिक्चर्स दी हुई है, जिसमें क्या है एक पिक्चर फ्रेम है जिसकी आउटर डायमेंशन क्या है 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, जबकि इनर डायमेंशंस क्या है 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो अगर विड्थ सेम हो हर सेक्शन की, तो हमें शेडिड एरिया का क्या निकालना है, शेडिड पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर आप नोटिस करोगे ABCD, ABCD क्या है हमारा एक ट्रेपजियम ही तो है, तो हमें क्या निकालना है, ट्रेपजियम का एरिया ही तो निकालना है, ट्रेपजियम एरिया निकालना है। तो अगर आप देखो, अगर हर सेक्शन क्या है, मेरी CD क्या है यहाँ पर, CD क्या है 28, और जबकि AB क्या है 24, CD क्या है 28 और AB क्या है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो ये मेरे पास विड्थ होएगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ कितनी होएगी मेरे पास, जो ये इतनी विड्थ है ये कितनी होएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी विड्थ होएगी मेरे पास दोनों, क्योंकि हर सेक्शन की इसमें क्या बोला है, हर सेक्शन की विड्थ सेम है। तो टोटल 8 सेंटीमीटर मेरा गैप आएगा, CD माइनस AB में कितना गैप आएगा 8 सेंटीमीटर का, CD माइनस AB क्या होगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर विड्थ होगी। क्यों, क्योंकि हर सेक्शन की विड्थ क्या है, विड्थ होती है ये चौड़ाई सारे सेक्शन में इक्वल है, इसलिए मेरे पास विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 इधर टोटल 8 हो गया, ठीक है, ये एडजस्ट होगी। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास
पैरेलल साइड्स की तो दोनों की आ गई है, पैरेलल साइड की तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखी थी विड्थ, ये क्या कहते हैं ए बी और सी डी की लेंथ तो ऑलरेडी थी, हमें निकालना एक्चुअल में हाइट था। तो इसलिए अगर मैं ए डी भी देखूँ तो मैं ए डी भी तो मेरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है विड्थ ही तो है मेरी इस सेक्शन की, इस फ्रेम की। ठीक है, तो ये भी मेरी क्या होगी ए डी, या चीज आप कुछ भी बोल दो ए डी होगी, ए डी नहीं आप इसको ए बी एक्स मान लो, या तो बी एक्स मान लो, ए डी तो हमारी पैरेलल साइड्स है ना, तो इसको आप क्या मान लो बी एक्स, बी एक्स। तो बी एक्स हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी एक्स क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर है, तो कुल मिलाकर हमारी हाइट है, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी ट्रेपजियम में 4 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लो ट्रेपजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ पैरेलल साइड्स का सम ए प्लस बी का सम इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स का सम क्या होगा 20 प्लस 28 और हाइट कितनी है मेरे पास 4, तो ये आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया मेरा 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इसको 2 से काट दिया और ये आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार इसमें क्या होता है आपको इनर डायमेंशन नहीं दी होती और विड्थ दी होती है, तो आप इनर डायमेंशन निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में इसी को मोल्ड करके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साड़ी क्या है, एक साड़ी 5 मीटर लॉन्ग है और 1.3 मीटर वाइड है, जबकि इसका बॉर्डर क्या है, बॉर्डर की विड्थ क्या है, बॉर्डर पे हमारा डिजाइन बना होता है। साड़ी कैसी होती है आप बस एक बार साड़ी ड्रॉ करके देखो, ये हमारी साड़ी होगी। ठीक है, ये इसकी लेंथ क्या हुई यहाँ से यहाँ तक इस साड़ी की 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर लिख लो, 500 सेंटीमीटर, और जबकि यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ क्या हुई 130 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। और इसको क्या कहा गया है कि इसमें क्या है बॉर्डर भी है, बॉर्डर का मतलब इसमें यहाँ पर डिजाइनिंग की हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी डिजाइनिंग है, ये मेरा बॉर्डर आ गया, ये भी मेरा बॉर्डर है और ये भी मेरा बॉर्डर है। तो मेरे से रफली डायग्राम बना है, पर सारे बॉर्डर की विड्थ क्या है, इन सभी बॉर्डर की विड्थ क्या है 25 सेंटीमीटर ही है, कहीं आप गलत मतलब निकाल लो। इसकी विड्थ भी क्या है इतने बॉर्डर की, यहाँ से यहाँ तक इस बॉर्डर की विड्थ क्या है 25 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है विड्थ 25 सेंटीमीटर है। तो ऐसी मेरी साड़ी है, तो मैं क्या करूँगी इस साड़ी में, तो मैं क्या करूँ इस साड़ी का, देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी है मेरी साड़ी, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, कैसे, एक मेरे को क्या निकालना है द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पे कितना प्रिंट करने पे कॉस्ट लगा मेरे को ये निकालना है। इसका मतलब 4 जो रेक्टेंगल बन रहे हैं मेरे पास ए बी सी डी, अगर मैं देखूंगी मेरे पास कौन कौन से रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4, इन चारों रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मैं यही करूंगी ना। तो मैंने आई होप आपको समझ आ गया हो ना कि डायग्राम क्या है हमारा। तो अब हम क्या निकालते हैं, साड़ी के बॉर्डर का एरिया निकालते हैं, बॉर्डर एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले साड़ी कितनी लॉन्ग है, साड़ी यहाँ पर लॉन्ग है हमारी जी, आप यहाँ पर एक शॉर्टली सा डायग्राम और बना लो, इसमें एक और ये कर लो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक तो ये वाला हो गया रेक्टेंगल और एक ये वाला हो गया। पहले हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। इन दोनों का एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी है साड़ी की 500 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है
बॉर्डर की, सिर्फ इस बॉर्डर की पूछ रही हूँ, कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 500 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 2, क्योंकि ऊपर वाला भी एरिया हो गया, एक ये और एक ये, सही हो गया। अब प्लस में अब मेरे को ये दो एरिया निकालने हैं, ये वाला, ये एक एरिया और एक ये एक एरिया, ये दो निकालने हैं। तो मेरे पास पहले विड्थ कितनी है, विड्थ मेरे पास है 25 इंटू लेंथ, लेंथ देखनी है मेरे को कितनी है, क्योंकि विड्थ मेरे पास क्या थी 25 सेंटीमीटर ही है, और लेंथ यहाँ से ये इतनी की इतनी कहाँ, इतनी कितनी लेंथ होगी मेरे पास, क्योंकि 500 में से 50 अगर चला गया कि 50 सेंटीमीटर माइनस होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर यहाँ कट गया और 25 सेंटीमीटर यहाँ कट गया। तो 500 माइनस 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चाहिए आप इसके अंदर ही ये लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। 500 माइनस 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी 50 कैसे हुआ, देखो यहाँ से भी 50 कट गया मेरा और यहाँ से भी 50 कट गया, यही होगा ना। पहले में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 130 होगी ये टोटल लेंथ, तो 130 होगी ना, 500 मैंने ध्यान नहीं दिया, 130 लेंथ होगी। तो 130 माइनस 50 होगा, ठीक है, 130 माइनस 50 और इंटू 2 होगा, 2 क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर भी तो मेरे को निकालना है ना, 2 टोटल 2 हो गए, तो प्लस 2 ये होगा 130 माइनस 50 होगा, मैंने ध्यान नहीं किया। ये 500 थी लेंथ और ये वाली विड्थ कितनी थी 130 सेंटीमीटर थी। तो ये क्या आ गया मेरे पास 5 2 × 10, तो ये आ गया 25,000 सेंटीमीटर, प्लस ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 50 इंटू ये हो गया 80, 135 80 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो आप 25,000 प्लस 4,000 क्या हो गया 29,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा एरिया, क्योंकि ये कितना हो गया 4,000 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 इंटू 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,000 आ गया। और अब क्या है द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग, कॉस्ट क्या आ जाएगी प्रिंट की, क्योंकि 10 स्क्वायर 1 रुपीज़ पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 29,000 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक और आ जाएगा 2,90,000 रुपीज़ इसकी क्या आ गई कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि पर स्क्वायर सेंटीमीटर की कितनी कॉस्ट है पर 10 स्क्वायर, ये भी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, पर 10 स्क्वायर की कॉस्ट है ना, तो इसको 10 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या आ जाएगी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या है 1 रुपीज़ है, तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 2,900 रुपीज़ आ जाएगी। क्या आएगी कॉस्ट 2,900 रुपीज़, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या है 1 रुपीज़ है, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या है 1 रुपीज़ है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या होगी 1/10, और 29,000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या होगी 2,900 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बस इसमें ये ध्यान रखना, जैसे मैंने मिस्टेक कर दी, ये 130 है तो यहाँ पे 130 माइनस 50 होगा और ये आ गया, और ये इसको 10 से डिवाइड भी करना होगा जो आंसर आएगा, क्योंकि पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट पर 1 रुपीज़ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, अगर क्या हो लेंथ 5 यूनिट से घट जाए और ब्रेड्थ क्या हो
3 यूनिट से रिड्यूस हो जाए। तो मैंने मान लिया रेक्टेंगल एरिया स्टार्टिंग में क्या है, रेक्टेंगल एरिया स्टार्टिंग में क्या है, एक्स और वाई। ये लेंथ है, ये मेरी विड्थ होगी, ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ होगी मेरी एक्स और वाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, लेंथ को 5 डिक्रीज कर दूँ, x -5 और y -3, विड्थ को क्या कर दूँ, 3 डिक्रीज कर दूँ, तो मेरा एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है, xy -9, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो xy तो आपस में कट जाएगा और आपको x और y में यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है यहाँ पर +3, लेंथ रिड्यूस करनी है, ब्रेड्थ इंक्रीज करनी है, तो x -y और y +3 = xy -9, एरिया रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट में है, अगर हम लेंथ को 3 से इंक्रीज कर दे x +3 और ब्रेड्थ को भी 2 से इंक्रीज कर दे y +2, ठीक है, तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर सेंटीमीटर, XY + 67। तो आप इसको भी जब सॉल्व करोगे ना, इस वाली लाइन को, यहाँ पर भी XY आपस में कट जाएगा और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से 2 इक्वेशन मिल जाएगी और उनको सॉल्व करके लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेना रेक्टेंगल की। आगे तो बिल्कुल ईजी ही है, ये मैंने लिख दिया। और एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मान लिया एक्स लेंथ है, वाई ब्रेड्थ है, तो एक्स वाई हो गया। अगर लेंथ को हम क्या करते हैं, 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं, हमने रिड्यूस कर दिया, और ब्रेड्थ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से, तो हमारा एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने 9 रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ से मेरे को सॉल्व करूँगी तो एक्स वाई आपस में कट जाएगा और एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी 2 वेरिएबल्स में। फिर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दें, तो हमने दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो हमारा एरिया भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, जो कि इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर भी हमें एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई तो आपस में कट जाएगा और एक्स और वाई में 2 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से, और जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके फर्दर आप खुद सॉल्व करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 सर्कल है और जिनकी डायमीटर क्या है, तीनों सर्कल की डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर ईच है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और अगर मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल मिल गया मेरे को, जो कि क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सर्कल भी तो सेम है ना रेडियस के, इसलिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा मेरे को। और इसका नाम होगा ABC, ठीक है। तो आप देखो, जब यहाँ पर 3 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये, और एक क्या है, रबर बैंड से क्या है, बाउंड किया गया है, इनको बांधा गया है, ये रहा रबर बैंड। तो हमें लेंथ ऑफ रबर बैंड निकालनी है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये कितना पार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सर्कल की, दोनों की सर्कल की अगर रेडियस को हम जोड़े तो 10 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ को आप पहले लिख लो, लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, लेंथ 10 आ जाएगी। या आप यहाँ पर लिख लो AC प्लस ऐसे ही B से C तक कितनी लेंथ आ जाएगी, BC प्लस A से B तक कितनी लेंथ आ जाएगी। क्योंकि ये क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ रहा है, ट्राइंगल की तो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये टच ही हो रहा है ना इसको। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB
प्लस BC प्लस CA, इतनी लेंथ आ गई। अब आप देखोगे मेरे पास कितना सर्कल और बचा। अगर आप देखोगे मेरे पास इतना सर्कल है ना, ये जो बचा हुआ इन तीनों में, इसमें ये और इसमें ये, ठीक है, और इस वाले में ये। तो अगर आप देखोगे तो ये 1/3 पार्ट होगा पूरे सर्कल का, 1/3 होगा ये इतना हिस्सा। कितना होगा? 1/3 पार्ट होगा इस सर्कल का। तो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। टोटल करके कितना सर्कल बन गया? 1 सर्कल। तो 1 सर्कल क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr रेडियस हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ही तो होगी। तो AC प्लस BC प्लस CA, ये तो सारे के सारे क्या होंगे? 10 होंगे। तो 3 × 10 प्लस पाई इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी है? 5। तो यहाँ क्या आ गया? 30 प्लस 10 पाई सेंटीमीटर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1/3 तीन सर्कल को मिलाकर एक पूरा सर्कल बन गया, इसलिए उसकी रेडियस, इसलिए उसकी परिमीटर आ गई 2πr, या सर्कमफेरेंस आ गई 2πr। और एक जो इन सब के जो ये वाली लेंथ होगी ना, ये वाली जो ये वाली लेंथ होगी और ये वाली लेंथ होगी और ये वाली जो लेंथ होगी, ये हमारे क्या हो गए? ट्राइंगल का ट्राइंगल की परिमीटर ही होगी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसलिए 3 × 10 प्लस पाई इंटू 2 इंटू आर। आर कितनी थी? 5। तो 10 पाई इसका आंसर आ गया फाइनल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हमारे पास क्या है? अगर हमें स्केलिन ट्राइंगल दिया हो, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जब तीनों साइड्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे इसमें क्या है? इस ट्राइंगल की साइड ये A है, ये B है, ये B है और ये C है। तो इस केस में हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एस क्या है यहाँ पर? तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2, या तीनों साइड का, या जो ट्राइंगल की परिमीटर हो उसका हाफ हमेशा क्या होती है? एस होती है। इसको सेमी परिमीटर भी बोलते हैं। और ट्राइंगल का उस केस में एरिया क्या होगा? एस, S - A, S - B, S - C। इसको हीरोन फॉर्मूला भी बोलते हैं हम इसको। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो तो उस केस में हम इस ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं और इसका एरिया ऐसे निकालते हैं। इसके बाद है एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसो का मीनिंग होता है 2। तो कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो साइड्स सेम हो तो हम उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलेंगे। अगर सेम साइड्स की लेंथ क्या हो? A हो, और डिफरेंट साइड्स की लेंथ क्या हो? B हो, और हाइट अगर हमें दी ना हो तो उस केस में हम आइसोसेल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। हाइट क्या अगर हमें ना दी हो तो हम क्या करेंगे? ये आइसोसेल ट्राइंगल के केस में हमारा ये क्या हो जाता है? क्योंकि आइसोसेल केस के ट्राइंगल में ये हमारा मीडियन होगा और हाइट क्या होगी? हमारी मीडियन ही होगी। और मीडियन इसको आइसोसेल ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगी? B/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक B/2 होगी। तो A² माइनस B² अपॉन में 4ABC और इसको O मान लो। तो BO मेरी क्या आ गई? B/2 आ गई। तो इसलिए A² माइनस B² अपॉन में 4 क्या आ जाएगी? मेरी हाइट तो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या आ गया? परपेंडिकुलर हाइट ही तो आ गई। तो ऐसे करके आप आइसोसेल्स ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हो और उनके बीच का क्या दिया हो? एंगल दिया हो। कभी भी उनके बीच का क्या दिया हो? एंगल दिया हो। तो उस केस में आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा। ऐसे करके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। तो हम पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कर लेते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन भी करे। कल भी हम कुछ और फॉर्मूले करेंगे और क्वेश्चन कुछ करेंगे। उसके बाद जो हम SSC में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक एक करके सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमें पता है सर्कल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर, उससे इक्वल डिस्टेंस लेकर अगर हम क्या एक फिगर ड्रॉ करें तो वो हमारा हमेशा क्या होगा? सर्कल। तो सर्कल में सेगमेंट क्या होता है? सर्कल में सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है?
तो नहीं तो आप इसी में देख लो। सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमें पता है एक क्या होती है, लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सेगमेंट हुआ, और इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट एरिया, माइनर सेगमेंट। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एरिया है ना, तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे और इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे हम। ठीक है, हमेशा ये क्या हुआ यहाँ पर माइनर सेगमेंट, और ये क्या हुआ हमारा मेजर सेगमेंट। अब हम देखते हैं ये सेक्टर किसको बोलते हैं, जब भी कोई टू रेडियस, जब भी कोई टू रेडियस, जैसे ये रेडियस आर हुई, ये भी रेडियस आर हुई, और आर्क को लेकर, आर्क क्या हुई मेरी ए बी, पी ए पी बी क्या हुई मेरी आर्क हुई। जब भी टू रेडियस और एक आर्क को लेके जो भी बाउंड्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर, ये हमारा माइनर सेक्टर होगा, और जबकि ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, टू रेडी और आर्क के बीच का जो भी फिगर होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और मेजर सेक्टर में ज़्यादा एरिया कवर होगा, माइनर सेक्टर में कम एरिया कवर होगा, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल थीटा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा। जो टू रेडी के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास चाहिए, आप इसका एरिया निकाल लो, चीज़ का थीटा निकाल लो, और ये चीज़ का थीटा निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा ऊपर। तो चाहिए आप इसका एरिया निकाल लो। तो ऐसे करके हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। और सेक्टर क्या होता है, टू रेडी और आर्क के बीच का फिगर। जबकि सेगमेंट क्या होता है, जब भी हम लाइन सेगमेंट से सर्कल को डिवाइड करते हैं तो वो माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, या इक्वल सेगमेंट्स में भी डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा सेगमेंट हो गया यहाँ पर, और ये हमारा सेक्टर हो गया। और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा टू रेडी के बीच में जो एंगल बना है वो 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी का हमें एरिया निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे, अगर मैं इस यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया क्या था, पूरे के पूरे में माइनर सेक्टर का एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इसका एरिया था। पूरे के पूरे माइनर सेक्टर का एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस जो मेरे पास जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एरिया क्या होगा मेरे पास, हाफ, जो दोनों साइड्स है उनका मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घटा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, ए पी बी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा मेरे पास। किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, इस इतने का क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखना
कि हमेशा जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे और सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, और जबकि एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब करता है मतलब एक स्क्वायर के अंदर क्या बना है, सर्कल बना है, और सर्कल के अंदर ही एक और स्क्वायर बना है, कि ऐसे बने कि दोनों के वर्टेक्स क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, मतलब टच करते हैं एक दूसरे को। तो हमें रेशो निकालना है एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड स्क्वायर का। किसका रेशो निकालना है, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड स्क्वायर का। तो आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा और चीज सॉल्व कर ले वो भी अच्छा है, जो बच्चे नहीं सॉल्व करवाए तब भी कोई बात नहीं। कल हम इस क्वेश्चन को, कल की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।